बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इस चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जी 12.2 और टॉपिक का नेम है स्फेरिकल मिरर्स। याद रहे ये टॉपिक भी इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आप ये टॉपिक शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे, क्योंकि शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। 2 टाइप्स हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। फिर यहीं पे डियर स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के यूजेस को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगी, इनको देखेंगे। और इसी वीडियो के लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज होंगे, वो डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी तवज्जो से सुनेंगे, समझेंगे और चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएंगे, तो आपको ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी स्फेरिकल मिरर्स। मिरर की बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स। सुबह, दोपहर, शाम, रात देखते हैं ना आप शीशे में अपने आप को, अपने दर्शन करते हैं ना कि हम कैसे लग रहे हैं। या जब आप बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने से पहले आप शीशे के आगे खुद को पेश करते हैं कि देखें तो सही कि हम कैसे लग रहे हैं। तो अगर आपको लगे कि हमारी सेटिंग ख़राब हो चुकी है तो फिर आप अपने बाल शाल सेट करते हैं, मेकअप करते हैं, है ना। ये उन्हीं शीशे के बारे में ही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मेकअप करना कोई बुरी बात नहीं है, केयर करना सुन्नत है, अच्छी बात है। अच्छा खाया पिया करें और मेकअप भी किया करें, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसी शीशे के बारे में ही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्फेरिकल मिरर के डेफिनेशन। ये आपसे 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। क्या मतलब, आसान भाषा में इसको समझते हैं। डिफरेंस कह रहा है कि प्लास्टिक या ग्लास का एक होलो स्फीयर, होलो स्फीयर का मतलब एक खोखला स्फीयर, यानी कि ऐसा स्फीयर जो अंदर से खाली हो। फुटबॉल देखी है ना, फुटबॉल तो अंदर से खाली होती है, तो ऐसे समझे कि एक होलो स्फीयर की बात हो रही है। तो क्या कह रहा है, प्लास्टिक या ग्लास का एक होलो स्फीयर जिसके एक हिस्से को, एक साइड को, होलो स्फीयर उसकी एक साइड को, एक हिस्से को क्या कर दें, पॉलिश कर दें। भाई क्यों कर रहे हैं पॉलिश? पॉलिश इसीलिए कर दें ताकि उस पॉलिश्ड सरफेस पे जब लाइट आके फॉल करे तो वो रिफ्लेक्ट हो जाए। क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये है डियर स्टूडेंट्स स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन, यानी कि ऐसा एक होलो स्फीयर जिसके एक हिस्से को आप क्या कर दें, पॉलिश कर दें, फिर उस हिस्से पे जब लाइट आके फॉल करे तो वो रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ऐसे मिरर को डियर स्टूडेंट्स आप स्फेरिकल मिरर का नाम दे रहे हैं। क्लियर? अब बड़ा इंपॉर्टेंट कि इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है जी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो पहले कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की डायग्राम यहाँ पे देखेंगे, फिर इनकी डेफिनेशन और साथ साथ एमसीक्यूज डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में इस तरह की 2 डायग्राम है, ये कनकेव मिरर और ये कन्वेक्स मिरर। अब इनके लिए जो बात आपने याद रखनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखें, सबसे पहले एक होलो स्फीयर, ये होलो स्फीयर है, देखें अंदर से खाली है। तो होलो स्फीयर की जो बाउंड्री होगी उसको आप सर्कल का नाम दे सकते हैं। तो ये होलो स्फीयर की बाउंड्री ही समझे यहाँ पे, ये सही। तो होलो स्फीयर की एक साइड को आप क्या कर दें, पॉलिश कर दें। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप उस एक हिस्से की इनर साइड को पॉलिश करें तो ये कहलाएगा कनकेव मिरर, और अगर आप उसी होलो स्फीयर की एक साइड पे, आउटर साइड पे पॉलिश करें, आउटर साइड पे पॉलिश करें एक हिस्से को, तो ये कहलाएगा कन्वेक्स मिरर। इनर साइड पे पॉलिश करेंगे तो कनकेव मिरर, आउटर साइड पे पॉलिश करेंगे तो कन्वेक्स मिरर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट निशानियां याद रखने के लिए, ठीक है। अब फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। देखें डियर स्टूडेंट्स, होलो स्फीयर, उसकी एक साइड को हमने इनर साइड से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। याद रखिएगा, जिस हिस्से को आप पॉलिश करेंगे उसके लिए आपने याद रखना है कि सिल्वर कलर से आपने पॉलिश करना है, सिल्वर कलर, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग बहुत बेहतर होती है, ठीक है, अच्छे तरीके से होती है। तो हमने डियर स्टूडेंट्स ये जो ब्लैक कलर आपको नजर आ रहा है ना, यही आप समझें कि ये सिल्वर कलर से पॉलिश कर दिए इनर साइड को। और बाहर ये जो आपको रेड कलर नजर आ रहा है, बाउंड्री नजर आ रही है, ये रेड कलर नजर आ रहा है, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स हमने इस पॉलिश्ड सरफेस की कोटिंग कर दी है।
किस चीज से कोटिंग कर दी है, याद रखिएगा, रेड लेड ऑक्साइड। ये इससे हमने कोटिंग इसीलिए की है ताकि एयर की वजह से कोई केमिकल रिएक्शन ना हो सके। अगर केमिकल रिएक्शन हो गया तो जैसे ही लाइट आके फॉल करेगी तो उसकी रिफ्लेक्शन बहुत बेहतर अंदाज में नहीं हो पाएगी। तो हमने उससे बचने के लिए, ताकि किसी किस्म का कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रेड लेड ऑक्साइड से कोटिंग कर दी है इस पॉलिश सरफेस की। क्लियर? ये बात आपके बुक के पैराग्राफ में लिखी हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट्स, इनर साइड पॉलिश तो कनकेव मिरर। इसी तरह यहां पे देखें होलो सफेयर, उसकी आउटर साइड को हमने सिल्वर कलर से पॉलिश कर दिया और फिर उसकी कोटिंग कर दी, तो ये कहलाएगा कन्वेक्स मिरर। अब डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अगर सफेयर या सर्कल के सेंटर की बात करें तो उसे आप सी से डिनोट कर दें। तो यहाँ पे हम एक होलो सफेयर की बात कर रहे हैं, तो ये जो सेंटर होगा इस सफेयर का, उसे हम नाम देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आपके पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है, ठीक। और इस डियर स्टूडेंट्स, सफेयर पे जिस जगह पे आपने जिस हिस्से को पॉलिश किया है, ये वाला हिस्सा, इसके सेंटर को हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। तो ये वाला हिस्सा पॉलिश है ना, तो इसके सेंटर को बोलेंगे पोल। और इसी तरह यहां देखें तो ये वाला सेंटर भी क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। तो ये भी कहलाएगा पोल और ये भी कहलाएगा पोल। ये आपने याद रखना है। अब ये होते क्या है, बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है, सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट तक का, वो क्या कहलाता है? रेडियस। याद है ना? तो फिर यहाँ पे भी देखें, ये सेंटर है, तो सेंटर से इस सफेयर के किसी भी पॉइंट तक अगर आप बात करेंगे तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। आर से इसको डिनोट करेंगे, और ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, जिसको हमने आर से डिनोट किया। ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। अब डेसन, जितने हिस्से को आपने पॉलिश किया हुआ है उसका एक ये वाला ओपन एंड है और एक ये वाला ओपन एंड है। तो अगर इन दोनों को हम मिला दें, इन एंड्स को मिला दें, ये देख रहे हैं ना, ग्रीन कलर से हमने मिला दिया इन दोनों पॉइंट्स को, तो ये हिस्सा कहलाता है अपर्चर, या इसको बोलते हैं ओपनिंग। क्या बोलते हैं? अपर्चर या ओपनिंग। तो मैं ये इधर लिख देता हूं, ये जो दोनों एंड्स हैं इसको क्या बोलते हैं? अपर्चर या ओपनिंग। अपर्चर या फिर ओपनिंग। लो जी, इतनी बातें डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। और अब सेंटर और पोल को जो मिलाने वाली लाइन आपको नजर आ रही है, सारा कुछ बता रहा हूं, अभी हम डिफाइन करेंगे। सेंटर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल को जो मिलाने वाली लाइन होगी, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस। IS भी लिख सकते हैं, ES भी स्पेलिंग में लिख सकते हैं। अब सेम चीजें यहां पे चलेंगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास दोनों एंड्स आ गए, ये बन जाएगा जी अपर्चर या ओपनिंग, और ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जहां सेंटर से लेके सफेयर के किसी भी पॉइंट तक आप डिस्टेंस लेंगे वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और ये आपके पास क्या है? पोल, और ये पूरी लाइन क्या कहलाएगी? पोल और सेंटर को मिलाने वाली, ये कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने डायग्राम में पहले ये चीजें सारी ड्रॉ कर लेनी है, लेबल कर लेना है। अब हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अपर्चर या ओपनिंग एंड क्या होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। इन जो मैंने बताया ना, इनको हम थोड़ा सा डिफाइन करते जाएंगे। तो किसी भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर की या पोल की कहीं ना कहीं से आपसे वो एक डेफिनेशन पूछ सकता है 2 नंबर के लिए। तो ये सारी डेफिनेशन हमने यहाँ पे मेंशन की, इंशाल्लाह इनको समझते हैं। अब जब आपको निशानी याद हो गई कि एक सफेयर की एक साइड जब इनर साइड से पॉलिश की गई होगी तो उसको बोलेंगे कनकेव मिरर, और अगर उसकी आउटर सरफेस को पॉलिश किया जाएगा तो वो होगा कन्वेक्स मिरर। तो पहले हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो देखें जी, कनकेव मिरर क्या है? अ स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। यानी कि अगर एक स्फेरिकल मिरर की
इनर सरफेस को आप पॉलिश कर दें जिससे लाइट आके फॉल करे तो क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं कनकेव मिरर। सफेरिकल मिरर हुज इनर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। अब पॉलिश करेंगे तो रिफ्लेक्शन के लिए ही आपने पॉलिश किया है ना, तो ये क्या कहलाएगा, कनकेव मिरर। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एमसीक्यू में बार बार आपसे पूछा जाएगा, अगर आप प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स उठा के देखेंगे तो ये वाले एमसीक्यू आपको देखने को जरूर मिलेंगे। क्या कि कनकेव मिरर में जो इमेज का साइज है, साइज ऑफ इमेज, यानी कि लाइट आएगी फॉल करेगी, फिर उसके बाद इमेज तो कहीं पे बनेगा ना रिफ्लेक्शन के बाद, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अभी फिलहाल डेफिनेशन देखें। साइज ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन द, भाई जो इमेज बनेगा उस इमेज का साइज किस चीज पे डिपेंड करेगा, कनकेव मिरर के केस में। तो फिर याद रख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रख ले, साइज ऑफ द इमेज डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करता है इमेज का साइज। कनकेव मिरर में जो इमेज बनेगा उसका साइज ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है। देखे ना, हो सकता है ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा गया हो सकता है सेंटर से पीछे रखा जाए, हो सकता है सेंटर और पोल के बिटवीन रखा जाए, हो सकता है फोकस वाले पॉइंट पे रखा जाए, हो सकता है फोकस और सेंटर के बीच में रखा जाए। तो जब जब आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करें तो उसका इमेज का साइज उसी चीज पे डिपेंड करेगा। तो ये हम इसी वीडियो के लास्ट में देखेंगे, मैं आपको करवाऊंगा कि जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे फिर क्या होगा, जब सेंटर पे रखेंगे क्या होगा, जब फोकस और सेंटर के बीच में आएगा, जब फोकस से आगे जाएगा ऑब्जेक्ट फिर क्या होगा। तो ये डिफरेंट एमसीक्यूज हैं बड़े इंपॉर्टेंट, ये हम आज की इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपने ये बात याद रख ली, क्योंकि अभी मैं वो काम सारा बता रहा हूं जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये क्वेश्चन आए तो आपने उनके आंसर ऐसे देने हैं। बाकी हम समझेंगे अभी कि किस तरह से ये पोजीशन चेंज होगी एक ऑब्जेक्ट की, तो इमेज का साइज भी चेंज हो जाएगा। क्लियर, अभी देखेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो इमेज बनेगा वो किस तरह का होगा, इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, रियल होगा, डिमिनिश्ड होगा, कैसा होगा। तो कनकेव मिरर के लिए बुक के अकॉर्डिंग आप याद रख लें। वैसे तो मैं आपको अगर क्लियरली बताऊं ना, आप इस तरह से रट्टा मारें या याद रख लें, बड़ा आसान काम बता रहा हूं। इस तरह 2-3 नाम याद रखेंगे वो भूल जाएंगे। देखिए, पोजीशन ऑब्जेक्ट की चेंज होने से इमेज भी डिफरेंट टाइप का बन सकता है। तो आप कनकेव मिरर में याद रख लें हर तरह का इमेज बन सकता है, हर तरह का इमेज बन सकता है, सिवाय एक कंडीशन को छोड़ते हुए, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड और इरेक्ट बिल्कुल सीधा और छोटा, ये काम नहीं चलेगा कनकेव मिरर में। इसके अलावा हर तरह का बन सकता है, मैग्नीफाई हो सकता है, और इसके अलावा रियल बन सकता है, वर्चुअल बन सकता है, इरेक्ट हो सकता है, इन्वर्टेड हो सकता है, हर तरह का बन सकता है। लेकिन कनकेव मिरर में कभी भी डिमिनिश्ड और इरेक्ट नहीं बन सकता, ये कन्वेक्स मिरर में ही बनेगा। ठीक है, याद हो गया ना। अब आपके लिए बहुत आसान है यहाँ पे लिखना। तो बुक ने सिर्फ यहाँ पे लिखा है कि वर्चुअल एंड रियल दोनों टाइप का इमेज यहाँ पे बन सकता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया हर तरह का बन सकता है। वो डिपेंड करेगा कि जब आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे। यहाँ पे तो अभी हमने डिस्कस नहीं किया था, तो जनरल बात कर रहे हैं कि भाई किस तरह का बन सकता है। तो आप बुक के अकॉर्डिंग अभी याद करें, मैं वीडियो के आगे चल के आपको बताऊंगा कि किस किस तरह का इमेज बन सकता है कनकेव मिरर को यूज करते हुए। तो फिलहाल बुक के अकॉर्डिंग जनरली हम बात कर रहे हैं, तो वो आप याद रख लें कि बोथ टाइप का इमेज यहाँ पे बन सकता है। नंबर 1 रियल और डिस्टेंस, इसके अलावा वर्चुअल भी। अगर आप इरेक्ट लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, इन्वर्टेड लिखना चाहें तो ये भी साथ में लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको बुक के अकॉर्डिंग आपकी बात कर रहा हूं। अदरवाइज जो है ना, ये सारी चीज़ें रियल कब होगा, इन्वर्टेड कब होगा, और इरेक्ट कब होगा, इसके अलावा मैग्नीफाई कब होगा, ये सारी बातें आगे आ जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अभी बुक को फॉलो करें। अब चलते हैं जी कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन की तरफ। अ स्फेरिकल मिरर हुज आउटर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। आउटर ये ब्लैक कलर, आउटर कर्व्ड सरफेस इज पॉलिश कह लें या रिफ्लेक्टिंग कह लें, तो ये कहलाएगा कन्वेक्स मिरर। अब इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बुक के पैराग्राफ में ये मेंशन किया गया है। साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज, भाई इसमें अगर जो इमेज बनता है उसका साइज किस चीज पर डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा, इसमें जो इमेज बनेगा वो हमेशा क्या रहेगा, स्मॉलर देन, यानी कि साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जो भी इमेज बनेगा ना
वो क्या ऑब्जेक्ट के साइज से उसका साइज क्या रहेगा, हमेशा स्मॉल रहेगा। मैंने अभी तो बताया है कि कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगा, बुक के अकॉर्डिंग पहले लिख रहा हूं, वो है विर्चुअल। बुक ने तो लिखा है ओनली विर्चुअल, लेकिन आप याद रख लें विर्चुअल, साथ में इरेक्ट और साथ में डिमिनिश्ड। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, शायद यहां पे आई आए। तो अब आपने फिर से वही कह रहा हूं, बुक के अकॉर्डिंग तो यहां सिर्फ मेंशन करेंगे कि भाई कन्वेक्स मिरर के अंदर विर्चुअल ही बनेगा, रियल नहीं बनेगा। अच्छा, लेकिन मैंने आपको निशानी बताई है कि कनकेव मिरर में हर तरह का इमेज बन सकता है, इरेक्ट और डिमिनिश्ड के अलावा। डिमिनिश्ड और इरेक्ट सिर्फ कन्वेक्स मिरर में बनेगा। इरेक्ट और डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, और इरेक्ट बिल्कुल सीधा, यानी कि जैसे ऑब्जेक्ट का साइज होगा वैसे ही होगा, लेकिन उससे छोटा इमेज बनेगा कन्वेक्स मिरर में। तो ये वाला काम इधर नहीं हो सकता, बाकी हर तरह का काम कनकेव मिरर में हो सकता है। बार बार इसे बोल रहा हूं ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए। ठीक है, तो यहां तक डियर स्टूडेंट्स किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे। भाई पोल क्या होता है, पोल की डेफिनेशन देखते हैं। पोल को डियर स्टूडेंट्स वर्टेक्स भी कहते हैं। तो इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की जो कर्व्ड सरफेस है उसका जो मिड पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है ये भी बता चुका हूं आपको। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है ये भी बता चुका हूं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, प्रिंसिपल फोकस को पहले देख लेते हैं। चलें, इस प्रिंसिपल फोकस से पहले डियर स्टूडेंट्स आपके लिए ये दो डायग्राम जानना जरूरी है कि ये डायग्राम क्या कह रही है। अब इनमें कुछ नहीं हो रहा, ये वही डायग्राम्स ही हैं, बस अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इस इनर साइड पे हम लाइट को फॉल करवाएंगे और देखेंगे कि इमेज कहाँ पे बनता है और किस तरह का इमेज बनता है। इसी तरह इस पे भी हम क्या करेंगे, लाइट को फॉल करवाएंगे और देखेंगे कि इमेज बनता है कि नहीं बनता। बस ये चीज़ हम चेक करने जा रहे हैं। तो ये भी बुक में आपको डायग्राम दी गई है। तो ये देखें जी, यहाँ पे आपके पास क्या है, इनर कार्व्ड सरफेस क्या है, पॉलिश, रिफ्लेक्टिंग बनाई गई है, तो ये कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर के केस में देखते हैं जी, लाइट को हमने पैरेलल फॉल करवाया, यानी कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा। याद रखिएगा ये लाइट की जो रेज है ना ये बहुत दूर से आ रही है। अब यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो कर लें कि भाई ये रेज इन्फिनिटी से आ रही है। अब इन्फिनिटी का मतलब नहीं है कि वो बहुत आखिरी हद वो इन्फिनिटी है, ना 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 ना। हमेशा इन्फिनिटी से मुराद ये होता है कि किसी के लिहाज से। अब मेरे लिहाज से ये बोर्ड जो जितना साइज आपको नजर आ रहा है ये आपके लिहाज से इन्फिनिटी नहीं है, लेकिन यहाँ अगर मैं एक चिमटी को छोड़ दूँ तो चिमटी जिधर मर्जी जाएगी उसके लिहाज से तो वो समझेगी कि यार उसको फील आएगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा साइज है। चिमटी को देखें कितनी है, तो चिमटी को यहाँ बोर्ड पे छोड़े तो चिमटी के लिहाज से ये बोर्ड क्या है, इन्फिनाइट, हमारे लिहाज से नहीं है। तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी से मुराद ये है कि ये जो आपको कर्व्ड सरफेस नजर आ रही है ना, तो इसके साइज से बहुत दूर जाएंगे, तो अगर वो इसके साइज से बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो वो इसके लिए कंसीडर इन्फिनिटी ही होगा। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि वो आखिरी हद से ही लाइट आएगी, सही है ना, बहुत दूर से आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स इन्फिनिटी से मुराद समझ आ गई ना, तो बहुत दूर से लाइट की पैरेलल रेज आ रही है। तो ये देखें ये पैरेलल रेज जा रही है, तो ये इस पॉलिश सरफेस पे जाके फॉल करेंगी, तो फॉल करने के बाद ये क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई। ये वाली रिफ्लेक्ट हो गई, 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 और यहाँ पे फॉल कराना चाहें तो और भी करवा सकते हैं। तो फिर हमने इस केस में देखा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन सारे की सारी रेज एक पॉइंट पे मिल रही है, और उस जिस पॉइंट पे सारी रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मिले उस पॉइंट को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं या फोकस पॉइंट कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे F से डिनोट कर दी है, ये आपके पास क्या है, फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट। इसी फोकस पॉइंट को कन्वर्जिंग पॉइंट भी कहते हैं, कन्वर्ज होना, इकट्ठा हो जाना, मिल जाना। तो इस केस में देख रहे हैं रिफ्लेक्शन के बाद सारी लाइट की रेज क्या हो रही है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स कनकेव मिरर को आप कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि इसके एक पॉइंट पे सारी रेज जो है वो इकट्ठी हो रही है। तो फिर यहाँ जहाँ पे लाइट की तमाम रेज कन्वर्ज हो रही हो वहाँ इमेज बनेगा, तो इस फोकस पॉइंट पे इमेज बनेगा। किस तरह से बनता है आगे चल के डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये बातें सारी इसी तरह से याद रख लें जैसे मैं बता रहा हूँ। क्लियर? तो ये आपके पास फोकस पॉइंट है जहाँ पे सारी लाइट की रेज क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है।
तो अब देखें भाई इमेज कैसा होगा, रियल ही होगा। वजह क्योंकि एक्चुअल में जो लाइट की रेज पैरेलल जा रही थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वही लाइट की रेज ही एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। हमने इमेजिनरी तौर पे नहीं ड्रा किया यहाँ पे, बल्कि वही रियल वाली लाइंस, रेज लाइन नहीं, रेज लाइट की रेज रियल में ही यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है। तो इसका मतलब उसी मिरर के फ्रंट पे ही यहाँ पे इमेज बन रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कहा था कि कनकेव मिरर में इमेज कैसे बनेगा, रियल बनेगा। वर्चुअल भी बन सकता है लेकिन वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अभी हम जनरल बात कर रहे हैं, तो इसीलिए आप बुक के अकॉर्डिंग यही बात याद रख लें कि मिरर के फ्रंट पे जब भी इमेज बनेगा तो वो रियल होगा। क्लियर है जी। और रियल में ही लाइट की जो रेज हैं वो कन्वर्ज हो रही है, मिल रही है। अब आ जाए कन्वेक्स मिरर में। आउटर सरफेस पॉलिश है तो लाइट की पैरेलल रेज आपने भेजी। अब क्या होगा कि जब ये वाली लाइट की रेज यहाँ पे फॉल करेंगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब आप देखें कि आपको लगता है कि रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट की रेज किसी एक पॉइंट पे यहाँ कहीं इकट्ठी होंगी? नहीं। ये देखें, ये इधर जा रही है, वो उधर जा रही है, ये इधर आ रही है, ये तो कहीं दूर जाके भी ये नहीं मिल सकते, इनके चांसेस नहीं है कन्वर्ज होने के, मिलने के। तो इसका मतलब यहाँ इमेज नहीं बनेगा। रियल में तो यहाँ इमेज बन नहीं सकता, क्योंकि रियल में तो लाइट की रेज इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है जो कि यहाँ पे कभी भी मिलेंगी नहीं, तो यहाँ तो इमेज कहीं बन नहीं सकता। हाँ, अगर हम इनको इमेजिनरी तौर पे लाइंस को ड्रा करें इनकी बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इस रियल वाली लाइन जो कि रिफ्लेक्ट हुई है इसको इमेजिनरी तौर पे पीछे लेके आए, फिर इसको भी इमेजिनरी तौर पे यहाँ पे ड्रा करें, इसको भी इमेजिनरी तौर पे, ये डॉटेड लाइन इमेजिनरी तौर पे हम कंसीडर कर रहे हैं, ड्रा कर रहे हैं, इसको भी पीछे ड्रा करें, तो फिर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये सारी इमेजिनरी लाइंस जो हैं ये एक पॉइंट पे मिल रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। तो इसीलिए ये पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस पॉइंट कहलाएगा। तो इस फोकस पॉइंट पे ये इमेजिनरी लाइंस मिल रही हैं, तो फिर इसका मतलब ये तो उसके पीछे इमेज बन रहा है, बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये क्या होगा, वर्चुअल होगा, ये रियल नहीं होगा। तो ये इमेज क्या कहलाएगा, वर्चुअल कहलाएगा। तो यहाँ पे इमेज जो बनेगा वो क्या होगा, वर्चुअल। तो यही बात तो वहाँ पे लिखी हुई है कि अगर बिहाइंड द मिरर बने तो वो वर्चुअल इमेज होगा, और यहाँ पे देख भी सकते हैं आप कि रियल में तो लाइन कभी भी मिलेंगी नहीं। तो हमने क्या लिखा था कन्वेक्स मिरर में कि इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। बाकी जो पॉइंट लिखे हैं ये आगे हम एग्जांपल के तौर पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल बुक के अकॉर्डिंग अब ये बात आपको समझा रहा हूँ कि वर्चुअल है तो इस तरह से ये इमेज क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। क्लियर जी। अब डियर फ्रेंड्स, इस फोकस पॉइंट और इस पोल वाले पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा इसे आप नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स फोकल लेंथ। ये क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ क्या होती है, f इज इक्वल टू r/2, रेडियस का हाफ। और r यहाँ से अगर कैलकुलेट करना चाहें तो वो r आ जाएगा 2 × f, फोकल लेंथ का डबल, 2 टाइम। तो अब आप प्रिंसिपल फोकस समझ आ गया आपको कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, यहाँ पे बताया आपको, तो उसको डिफाइन। सॉरी डियर स्टूडेंट, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, मैं यहाँ पे बात कर रहा था प्रिंसिपल फोकस। तो अब हम प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे देख चुके हैं, समझ चुके हैं, अब इसको डिफाइन कर लें। द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज टू अ पॉइंट f, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। समझा चुका हूँ यहाँ पे। फोकल लेंथ क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द प्रिंसिपल फोकस। पोल और फोकस पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है ये आपके पास क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। f इज इक्वल टू r/2 इसका फार्मूला बन जाएगा। अब इसकी देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे 2 नंबर के लिए अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। भाई कनकेव मिरर, द फोकस लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फोकस लाई कर रहा है ना कनकेव मिरर में इस कर्व्ड सरफेस के बिल्कुल फ्रंट, तो ये बात आपने मेंशन कर देनी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, द फोकस इज रियल। फोकस क्या बन रहा है, रियल में बन रहा है, इमेज रियल में बनेगा क्योंकि बिल्कुल उसके फ्रंट पे आ रहा है ना। इसी तरह जो बात समझी है वो कन्वेक्स मिरर के लिए भी लिख दें, द फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर। फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इस स्लाइड पे सबसे पहले टॉपिक की एक्टिविटी 12.2 आपकी बुक में दी गई, इसको डिस्कस करते हैं, और फिर उसके बाद कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के यूजेस को देखते हैं, और लास्ट में यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 12.2 अगर आप अपनी बुक में देखें तो वो कह रहा है कि वेल पॉलिश्ड स्पून है, यानी कि चम्मच जिससे आप खाते हैं, तो उस चम्मच की जो अंदर वाली साइड होती है वो थोड़ी सी इन साइड बेंड हो चुकी होती है और बाहर वाली साइड उभरी हुई होती है, ऐसे ही है ना। तो जो इनर साइड है वो आपके पास क्या है, कनकेव मिरर, और जो आउटर साइड होती है उभरी हुई वो आपके पास बिहेव करेगी कन्वेक्स मिरर के तौर पे। तो अब वो इस एक्टिविटी में ये कह रहा है कि आप इस इनर साइड के बिल्कुल सामने एक पेंसिल या खुद को ले आए या फिर पेंसिल के सिक्के को बिल्कुल इसके सामने लेके और देखें कि वहाँ पे इमेज कैसा बनता है।
और फिर यहाँ पे भी देखें कि इमेज कैसे बनता है, तो उसकी इनर साइड पे भी इमेज को देखने की कोशिश करें और बताएं कि वो कैसा इमेज आपको दिखाई दे रहा है, और आउटर साइड पे भी देखें कि उसका इमेज आपको कैसे दिखाई दे रहा है। तो ये आप खुद कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आप आंसर बताएं, यानी कि आप ये एक्सपेरिमेंट घर में बैठ के खुद परफॉर्म करें। चम्मच लें वेल पॉलिश्ड, ठीक है, और उसकी इनर साइड पे पेंसिल को रख के आप बताएं कि इमेज कैसे बन रहा है और उसकी आउट साइड पे इमेज कैसे बन रहा है। ये आपने कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर ज़रूर करना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं कनकेव मिरर के यूजेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला इसका यूज, टू फोकस बीम एट अ पॉइंट। अगर आपने लाइट की रेज को, और बंडल ऑफ रेज क्या कहलाती है, बीम कहलाती है, तो उस बीम को अगर आपने फोकस करना हो एक पॉइंट पे, तब आप कनकेव मिरर का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कैसे, जरा एग्जांपल से समझते हैं, डायग्राम से। ये डियर स्टूडेंट्स वही कनकेव मिरर, अंदर वाली सरफेस इसकी क्या है, पॉलिश्ड, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। तो अब आपके पास अगर इन्फिनिटी से, यानी कि बहुत दूर से, अगर इस तरह से पैरेलल रेज आ रही हो, पैरेलल रेज, तो ये डियर स्टूडेंट्स इस तरह से जब रिफ्लेक्ट हो जाएंगी तो ये फोकस करेंगी, यानी कि कन्वर्ज होंगी एक पॉइंट पे। इसी तरह अगर इस साइड से भी देखेंगे तो ये इस तरह से, अगर आपके पास पैरेलल रेज है, ये देखें जी, ठीक है, तो ये फोकस पॉइंट से सारी की सारी रेज क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कनकेव मिरर का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आपने बीम को फोकस करना हो एक पॉइंट पे। तो ये देखें, नंबर ऑफ रेज आई पैरेलल, बहुत दूर से, यहाँ पे फॉल हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं, तो कन्वर्ज हो गई है एक पॉइंट पे। तो जब ये वाला काम आपको कहीं पे करना हो तो आप कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। अभी ऐसा काम आप कहाँ पे करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपने अक्सर देखा होगा कि जो डॉक्टर्स जो है वो हेड मिरर्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे मिरर्स अटैच करके बांध के बैठे होते हैं, देखा है कभी, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरे नंबर पे डिश एंटीना, डिश एंटीना में भी यही काम किया जाता है कि आपने सारी की सारी रेस को एक पॉइंट पे फोकस करना होता है। तो देखें, सपोज करें ये वही डिस्क आपको नज़र आ रही है, डिश की जो डिस्क होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है, ऐसे आपने देखी होगी लोगों के घरों के छत पे पड़ी होती है। तो ये वही आपके पास आ गई, ठीक है, डिस्क आ गई। अब आप क्या चाहते हैं कि रेज को एक पॉइंट पे फोकस करना, तो हम डिश एंटीना की एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये देखिए, ये पैरेलल रेज आई, रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से ये पैरेलल रे रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से ये पैरेलल रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ पे सारी क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं एक ही पॉइंट पे। तो ये क्या बन जाएगा, कन्वर्जिंग पॉइंट बन जाएगा, जिसको आप फोकस पॉइंट भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जा रहा है डिश एंटीना में, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, किसको, लाइट की रेज को या बीम को। तो एक इस्तेमाल इसका ये आपने याद रखना है एग्जाम्पल के तौर पे। और दूसरा मैंने आपको बताया कि जो मिरर डॉक्टर्स पहन के बैठे होते हैं अपने सर पे, ठीक है, वो वाला भी इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आ रहा है जी, फिर से सुन लें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कि अभी तक हम लाइट को डिस्कस करते चले आ रहे थे कि लाइट की रिफ्लेक्शन हो रही है, लाइट की रिफ्लेक्शन हो रही है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या कनकेव मिरर लाइट के अलावा किसी और लाइट को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक तो आप लाइट के पढ़ के आ रहे थे ना, तो इस एग्जाम्पल से आपको देखें आंसर मिल रहा है। डियर स्टूडेंट्स, डिश एंटीना की एग्जांपल ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्या लाइट फॉल कर रही होती है, नहीं, वहाँ पे तो रेडियो वेव्स फॉल कर रही होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल है रेडियो वेव। तो इसका मतलब देखें, अगर रेडियो वेव्स आ रही हैं तो वो भी तो रिफ्लेक्ट हो रही है ना, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं। तो फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि कनकेव मिरर के लिए क्या सिर्फ और सिर्फ लाइट की रिफ्लेक्शन है पॉसिबल, तो आप कहेंगे नहीं, इसके लिए और भी तमाम जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके लिए वो भी रिफ्लेक्ट हो सकती हैं कनकेव मिरर से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेडियो वेव्स आ रही है, तो ये रिफ्लेक्ट हो नहीं रही और एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं। तो फिर आप कनकेव मिरर का इस्तेमाल बाकी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आपने डियर स्टूडेंट्स याद रखना है। इसके अलावा एक और यूज़ देख लेते हैं कि टू ऑब्टेन द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, लाइट के अगर पैरेलल बीम आपको चाहिए हो, यानी कि लाइट की रेज आ रही है ना, वो आपने पैरेलल कहीं पे फॉल करवानी हो, कहीं से भी आई लाइट उसको पैरेलल फॉल करवाना हो किसी जगह पे, तो उसके लिए भी आप कनकेव मिरर का ही इस्तेमाल करते हैं। भाई एग्जांपल लेते हैं, जैसे टॉर्च की लाइट है,
अब यहाँ से देखें ना, टॉर्च लाइट जो होती है यहाँ से ऐसे इकट्ठी निकलती है और आगे जाके किसी एक जगह पे ऐसे पैरेलल फॉल हो जाती है। ऐसे देखे कभी टॉर्च की लाइट को, ऐसे पैरेलल फॉल हो रही होती है, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है कनकेव मिरर का। और इसके अलावा कार की जो हेडलाइट्स होती हैं, फ्रंट पे जो 2 लाइट्स लगी होती है, उनका भी आप फोकस रोड के ऊपर ऐसे पैरेलल चाहते हैं। ये तो नहीं है कि लाइट सारी इधर उधर हो जाए, नहीं, आप फोकस करके उनको रोड के ऊपर पैरेलल ऐसे फॉल करना चाहते हैं, ऐसे ना। तो वहाँ पे भी डियर स्टूडेंट्स हेडलाइट्स के अंदर जो यूज़ किया जाता है मिरर, वो कौन सा होता है? कनकेव मिरर ही होता है। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझे। देखें होता क्या है असल में कि टॉर्च लाइट के अंदर आप क्या करते हैं कि जो भी आपका कनकेव मिरर होता है उसके फोकस पे आप डियर स्टूडेंट्स एक बल्ब लगा देते हैं, बल्ब रख देते हैं, सोर्स रख देते हैं, ठीक है। अब वो सोर्स जैसे ही लाइट यहाँ से निकलेगी, जैसे इसको ऑन करेंगे तो ये देखें लाइट की रेज जा रही है, यहाँ से फिर ये टकरा के वापसी जा रही है। इसका मतलब ये काम तो इस काम के उलट नहीं हो रहा, यानी कि जो काम यहाँ पे हो रहा था कि अगर पैरेलल रेज आई हैं तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। तो इधर देखें क्या हो रहा है कि एक पॉइंट से लाइट की रेज निकल रही हैं और फिर पैरेलल हो गई है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल हो गई, यानी कि इसका जो उलट काम चलेगा वो इस एग्जांपल में होता है कि टॉर्च की लाइट में और कार की हेडलाइट्स में जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापसी चली जाती है। देखें जिस रास्ते से आई थी इकट्ठी हुई, फिर यहाँ से उसी रास्ते पे वापसी अगर चली जाए तो वो ये एग्जांपल बन जाएगी। तो फिर से सुन लें, कार की हेडलाइट्स और टॉर्च में क्या होता है कि जो फोकस पॉइंट होता है ना उसके ऊपर एक बल्ब लगाया जाता है। जैसे ही वो लाइट ऑन होती है तो यहाँ से लाइट की रेज निकली और ये अपने यानी कि इस केस में जहाँ से आती हैं उस केस पे चली जाती हैं वापसी। तो ये देखें यहाँ से आई, रिफ्लेक्ट हुई और पैरेलल हो गई। तो ये काम आप कहाँ चाहते हैं? कार की हेडलाइट्स में या टॉर्च लाइट में, कि लाइट की रेज ऐसे जाए और पैरेलल फॉल हो जाए। तो ये देखें यहाँ से निकली लाइट, रिफ्लेक्ट हुई, पैरेलल होगी, जिस जगह पे आपने फोकस करना है कर लें पैरेलल रेज का, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप कनकेव मिरर को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसके अलावा अगर आपने कहीं इमेज को, लाइट के इमेज को मैग्नीफाई करना हो तब भी आप कनकेव मिरर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल वीडियो बहुत लेंथी होती जा रही है, इतनी एग्जांपल 2-3 आप देंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। अब आ जाएंगे कन्वेक्स मिरर, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले देखें इसका जो यूज़ होता है ना वो कार के जो मिरर्स होते हैं, साइड वाले मिरर, कार की जो साइड पे मिरर्स होते हैं वहाँ पे आप कन्वेक्स मिरर ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स इट गिव्स इरेक्ट इमेज। एक तो आपको ये बिल्कुल सीधी चीज़ दिखाता है, जिस चीज़ का आपने इमेज देखना हो वो चीज़ आपको बिल्कुल इरेक्ट नज़र आती है, सीधी, सही है, बिल्कुल अपराइट कह लें। और दूसरे नंबर पर इट गिव्स डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश का मतलब होता है छोटा। तो अगर आप कार की साइड वाले मिरर्स कन्वेक्स यूज़ नहीं करेंगे, कनकेव करेंगे, वो तो जितना बड़ा इमेज होगा उतना ही दिखा देगा। तो जब आपको एक साइकिल का इमेज साइकिल जितना ही नजर आएगा बहुत बड़ा, तो उसके साइकिल के आसपास रोड के ऊपर कितनी चीज़ें वो तो आपको दिखाई नहीं देंगी, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए कार के जो साइड पे मिरर यूज़ किए जाते हैं वो कनकेव मिरर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो कनकेव मिरर में तो डिमिनिश्ड इमेज बनता ही नहीं है। वो तो मैग्नीफाई भी बन सकता है, वर्चुअल भी बन सकता है, और अपराइट भी बन सकता है, इन्वर्टेड भी बन सकता है, रियल भी बन सकता है। तो बड़े बड़े साइज़ के इमेज बनेंगे, तो वो तो फिर आपके लिए नुकसानदेह होंगे, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए हम कार की साइड्स पे कौन से मिरर यूज़ करते हैं? कन्वेक्स मिरर, ताकि इमेज जो चीज़ जैसी है वैसे दिखाई दे और बिल्कुल छोटी दिखाई दे, ज़्यादा फील्ड के अंदर वो चीज़ छोटी दिखाई दे, ताकि हमें पता चले कि रोड के ऊपर इस चीज़ के अलावा आसपास कोई और चीज़ें भी हैं, ताकि हम एक्सीडेंट से बच सके। तो वो सारी चीज़ें जो कि उस कार के शीशे में आपको नज़र आती हैं वो बिल्कुल छोटे साइज़ की नज़र आती हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि भाई फलां चीज़ पीछे आ रही है, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ पे करते हैं? कार की साइड मिरर्स, और इसमें इमेज कैसा बनता है? डिमिनिश्ड, और नंबर 2 इरेक्ट। क्लियर है जी? तो ये आपके पास एक मैंने यूज़ बताया है कार मिरर वाला, जो कि कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है, सॉरी कार मिरर्स में कन्वेक्स मिरर ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा भी और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकती है, जैसे बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल पे या आप मरी वाले इलाके में जाएं तो बड़े टर्न्स होते हैं ना, तो हर टर्न या दरख्त के ऊपर यही वाला कन्वेक्स मिरर ही यूज़ किया जाता है, ताकि इस साइड से आने वाली कार को दिखाई दे कि भाई इस साइड से आगे से कोई चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही, तो उसका पूरा साइज़ वो दिखाता है डिमिनिश करके कि इस रोड के ऊपर फलां चीज़ है, आप थोड़ी देर आराम करें, ये चीज़ भी आ रही है, इसको भी रास्ता देना है, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये मिरर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, स्पीड में लगा रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती फिर आप पूरी देखते नहीं, भाग जाते हैं। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि अगर आप थोड़ा सा टाइम लगाएं तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। एक एक पॉइंट हम क्लियर करते हैं सिर्फ आप लोगों की खातिर, वो भी मुफ्त में,
कुछ नहीं मिलता हमें बदले में, सिर्फ आपकी प्यार मोहब्बत और कमेंट्स फीडबैक पॉजिटिव मिलता है जो कि हमें एनर्जी देता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि वीडियो को आप लाजमी शेयर भी किया करें और कमेंट्स भी किया करें और लाइक भी किया करें, ठीक है। तो तमाम अपने दोस्तों को शेयर करके सब्सक्राइब करवाया करें, ज़रूर यही मिलता है ना बदले में हमें, और क्या मिलता है। तो आप लोगों की खातिर हम इतनी चीज़ें अच्छी लेके आते हैं और बताते हैं ताकि आपका फ़ायदा हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, रूल्स फॉर कनकेव मिरर, इंपॉर्टेंट MCQs हैं। सबसे पहला रूल याद रखना है, अब ये तरतीब अगर याद रखेंगे ना तो आगे वाली ये चीज़ें आपको समझ आएंगी, क्योंकि पिछली स्लाइड में मैंने क्या कहा था, प्रीवियस स्लाइड के अंदर मैंने कहा था कनकेव मिरर के टॉपिक में, डेफिनेशन में, कि साइज ऑफ द इमेज डिपेंड करता है किस पे, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। तो अब हम हर बारी पे कनकेव के केसेस डिफरेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पोजीशन चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट की और देखेंगे कि इमेज कैसा बनता है। तो ये आपसे MCQs में पूछे जा सकते हैं, लेकिन हैं बड़े अच्छे MCQs, कंसेप्चुअल MCQs हैं, ठीक है। इनको आपने अगर बोर्ड में ना भी आए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे कहीं आपको क्लास 12th 11th के अंदर ये फायदा देंगे, 11th के अंदर। लें जी, रूल्स फॉर द कनकेव मिरर। पहला रूल क्या है डियर स्टूडेंट्स, अगर एक रे पैरेलल आए तो फिर याद रखिएगा वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट में से गुजरेगी। ये आप याद रख लें, जब कोई रे पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद, कनकेव मिरर है ये, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस पॉइंट से गुजरेगी, ठीक। ये निशानी याद रख लें। नंबर 2, जब कोई रे पैरेलल ना हो, इस एंगल पे सेंटर में से पास हो और फिर जब जाके मिरर पे पड़ेगी तो फिर याद रखिएगा अगर कोई रे सेंटर से पास करती हुई मिरर पे पड़ेगी, फॉल होगी, तो फिर वो उसी डायरेक्शन पे, उसी पाथ पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखें, जैसे आई सेंटर से पास किया, मिरर पे पड़ी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई तो सेंटर से दोबारा पास वापसी कर गई। ये सेकंड रूल है कि सेंटर में से गुजरेगी तो सेंटर से ही रिफ्लेक्ट होगी, ये बात याद रख लें। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि अगर कोई रे फोकस में से पास कर रही है, देखें फोकस में से पास करते हुए आएगी, जैसे ही मिरर पे फॉल होगी तो वो फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से गुजरेगी, यहाँ उलट है, फोकस में से पास करते हुए आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। तो ये 3 केसेस हैं डियर स्टूडेंट्स। नंबर 4, चौथे नंबर पे भी एक केस है, लेकिन वो यहाँ पे यूज नहीं होगा, वैसे आपको पता होना चाहिए। वो 4 केस क्या है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि अगर कोई रे पोल पे आके फॉल हुई है, पोल पे, यानी कि अगर कोई रे आई है और पोल पे फॉल हुई है तो फिर याद रखिएगा जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। ये फिर चौथा केस होगा, लेकिन इसका आपने यूज नहीं करना, ठीक है। अगर कोई रे पोल पे पड़ते तो फिर पोल से उसी सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये बात भी याद रखनी है। लें जी, अब इनका यूजेस देखते हैं हम यहाँ पे। वही पॉइंट कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते जाएं और इमेज ऑफ साइज देखते जाएं। केस 1, सपोज करें वही कनकेव मिरर, उसकी इनर सरफेस पॉलिश है, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यानी कि सेंटर से पीछे, जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके पीछे हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ से लाइट या कोई सोर्स हो सकता है ऐसा जहाँ से लाइट की रेज निकलेंगी। आप खुद से लाइट की रेज को इमिट नहीं करते, आप पे जब कोई लाइट की रेज पड़ेंगी तो वो रिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है। इसलिए आपकी मिसाल मैंने यहाँ पे दी है, अदरवाइज आप कोई बल्ब वगैरह रख सकते हैं, कुछ और रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे है हमारे पास ऑब्जेक्ट, पहला केस, सेंटर से पीछे, बियॉन्ड द सेंटर। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया। नंबर 1, अगर कोई लाइट की रे पैरेलल जाएगी तो वो फोकस पॉइंट में से गुजरेगी, ये वाला रूल। तो देखें ये लाइट की पैरेलल रे गई, यहाँ से फोकस में से पास कर गई, ओके। उसके बाद सेकंड रूल, अगर कोई रे सेंटर में से पास करेगी तो रिफ्लेक्ट भी फिर सेंटर से ही होगी, उसी डायरेक्शन में दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये देखें, ये रे आई, सेंटर से पास करा इसने, यहाँ पे फॉल होगी और यहाँ से दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ तक इसका मतलब इस डायग्राम में ये दोनों रूल्स आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में यानी कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर से पीछे पड़ा होगा तो फिर इमेज कैसा होगा, ये है क्वेश्चन। तो फिर याद रख लें, जब सेंटर से बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो फिर सिचुएशन ये वाली बनेगी और इमेज यहाँ पे बनेगा, यानी कि ये रे आई और ये रे वापसी रिफ्लेक्ट होगी। तो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट P के ऊपर ये दोनों रेज कन्वर्ज हो रही हैं, मिल रही हैं, फोकस हो रही है। तो ये आपका फोकस पॉइंट भी बनेगा दूसरे सेकंड वाला, यानी कि कन्वर्जिंग पॉइंट बनेगा और यहाँ पे आपको इमेज दिखाई देगा। तो जो पॉइंट हो ना, उस पॉइंट की तरफ आपने एरो लगाना होता है। यूं नहीं करना कि अगर पॉइंट यहाँ पे है तो आप एरो यूं लगा दें, ऐसा नहीं करना। जिस तरफ दोनों मिल रही हो ना, उसी पॉइंट की तरफ एरो लगाना है,
ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो हमने उसी डायरेक्शन में एरो लगाया यहाँ पे देखें पॉइंट की तरफ, तो ये आपके पास क्या बन गया, इमेज बन गया। अब ये इमेज कैसा है, नंबर 1 देखें मिरर के फ्रंट पे है तो इमेज आ गया जी ये रियल, नंबर 1 आ गया रियल। ठीक, उसके बाद इसकी डायरेक्शन देखें, यानी कि एरो देखें अपवर्ड है ऑब्जेक्ट का, इमेज का नीचे है, तो ये क्या हुआ, इन्वर्टेड, यानी कि इस जैसा होता तो ये बनता अपराइट इरेक्ट, लेकिन इस जैसी डायरेक्शन नहीं है, नीचे चली गई है, तो ये बनेगा इन्वर्टेड। सेकंड पॉइंट आ जाएगा इन्वर्टेड। क्लियर। तीसरे नंबर पे देखें इसका साइज देखें ज्यादा है, इसका साइज क्या है, छोटा, तो जब छोटा इमेज बने तो इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड, तो ये आ गया आपके पास डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। तो ये होगा डिफरेंस इस केस के अंदर इमेज का, यानी कि इमेज कैसे बना है, तो रियल बना, इन्वर्टेड बना और डिमिनिश्ड बना, ये उसका बिहेवियर आ गया। अब आ जाए केस नंबर 2। केस नंबर 2 में देखें, अगर ऑब्जेक्ट, वो स्टेटमेंट में कहेगा कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे, ऑप्टिकल सेंटर पे ही रखा जाए, ये देखिए सेंटर पे ही ऑब्जेक्ट अगर मैं रख दूं तो फिर क्या होगा, एक राइट की रह गई पैरेलल, यहां से फोकस से पास करेगी, तो ये वाली बात बन गई। दूसरी रे सपोज करें यहां सेंटर से नहीं, फोकस से, सेंटर से, तो सेंटर पे तो ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो अब ये दूसरी रह गई फोकस में से जो गुजरेगी, जो फोकस में से गुजरेगी वो सीधा जाके जब मिरर पे पड़ेगी तो वहां से पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखें ना ये वाला केस, ये कहाँ गया, ये वाला, कि जब फोकस में से लाइट की रे पास करेगी तो वो मिरर पे टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो ये देखें जो फोकस में से पास करती हुई गई है वो टकराने के बाद पैरेलल हो गई है, तो यहाँ पे ये दोनों रेज मिल रही हैं, एक ये गई यहाँ फोकस में से आई और दूसरी फोकस से जो गुजरी वो पैरेलल हो गई। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे, ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों रेज कन्वर्ज हो रही हैं, मिल रही हैं। तो फिर इस सिचुएशन में, यानी कि जब सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो फिर जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, देखें बिल्कुल सेंटर पे ही बनेगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जब सेंटर पे रखा जाएगा ऑब्जेक्ट तो फिर इमेज भी सेंटर पे ही बनेगा। तो इसका मतलब अब ये मिरर के बिल्कुल फ्रंट पे है तो इमेज कैसा बन गया, नंबर 1 रियल, और नंबर 2 देखें रियल के बाद इसका एरो ऊपर है, इसका एरो नीचे है, तो इन्वर्टेड, तो नंबर 2 इन्वर्टेड। और नंबर 3 साइज क्या छोटा बड़ा है, नहीं, साइज बराबर है, तो आप लिख दें यहाँ पे सेम साइज, सेम साइज। लो जी तीसरा केस देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर पे भी रख चुका हूं, सेंटर से पीछे भी रख चुका हूं, अब सेंटर और फोकस वाले पॉइंट के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख दूं, प्लेस कर दूं, सेंटर और फोकस के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख दूं, ये वाला ऑब्जेक्ट है ये वाला, तो फिर क्या होगा, फिर याद रखिएगा ये देखें यहां से एक रे गई पैरेलल, फोकस में से पास करेगी, और यहां से दूसरी रे रिफ्लेक्ट हुई वापसी सेंटर में से पास करेगी। तो ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों रेज मिल रही हैं, तो यहां इमेज बनेगा। तो अब जरा देखेंगे इमेज कैसा है। एक तो मिरर के बिल्कुल फ्रंट पे आ रहा है तो इमेज बन गया रियल। नंबर 2 डिस्टेंस, इसका एरो ऊपर है, इसका एरो नीचे है, तो क्या बन गया, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। तीसरे नंबर पे देखें डियर स्टूडेंट्स, इसका साइज देखें और इसका साइज देखें, ये ज़्यादा है ये थोड़ा कम है, तो फिर ये क्या हो गया, मैग्नीफाई भी हो गया। ठीक है, मैग्नीफाइड भी हो गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अच्छा इसके साथ और भी लिख सकते हैं कि बियॉन्ड द ऑप्टिकल सेंटर सी, उससे सेंटर से तो पीछे ही बन रहा है ना, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। लास्ट पॉइंट केस नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, अगर सेंटर और फोकस के बीच में रखा है तो ये सिचुएशन थी। अब ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और आगे ले जाएं, फोकस पे रखें। जब ऑब्जेक्ट ये देखें फोकस पॉइंट पे रखा जाएगा फिर क्या होगा, ये रह गई फोकस में से पास करेगी, बिल्कुल ठीक, यहाँ से फिर ये रह गई वापसी सेंटर में से पास करेगी, ये देखें ये डायरेक्शन है। तो अब ज़रा देखें इस सिचुएशन में, यानी कि जब आपका ऑब्जेक्ट सोर्स फोकस पॉइंट पे रखा जाएगा तब इमेज कहाँ पे बनेगा और कैसा बनेगा। तो फिर क्या ये रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं आगे आपको लग रहा है कि मिलेंगी, नहीं, बहुत दूर जाके कहीं शायद मिल जाए, थोड़ी थोड़ी इकट्ठी होती जा रही है ना, तो बहुत दूर का मतलब इन्फिनिटी पे। तो इस सिचुएशन में आपका इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी, इमेज बनेगा जी इन्फिनिटी पे। तो रट्टा मार लें, ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा जाएगा कि जब ऑब्जेक्ट अपना फोकस पॉइंट पे पड़ा हो तो इमेज कहाँ बनता है, तो देखें जब ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पे पड़ा हो तो इमेज इन्फिनिटी पे बढ़ता है। यहीं पे याद रख लें,
अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, इसका उलट कर रहा हूं, जब फोकस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा होगा तब इमेज कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। एक दूसरे का उलट है, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। ये दोनों एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है। अब जी इमेज होगा कैसा, जो इन्फिनिटी पे बनेगा वो इसका मतलब बहुत बड़ा इमेज होगा, तो उसको कह सकते हैं मैग्नीफाई, सही है, ऐड इन्फिनिटी वाले को। और जब वो दो रेज मिलेंगी तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, सही है। तो वो पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। लो जी डियर स्टूडेंट्स, आखिरी पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, डेली लाइफ में भी यूज होता है। अब थोड़ा फोकस से और आगे ले जाए ऑब्जेक्ट को, यहां पे ले जाए। अगर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाए फिर इमेज कैसा बनेगा, तो फिर याद रख ले इमेज मैग्नीफाई बनेगा, और वो इस सेंटर अपना मिरर की बिहाइंड बनेगा। यानी कि अगर यहाँ से ये रे इधर गई, ये फिर फोकस में से पास करेगी और ये इधर गई, तो ये दोनों जब आगे जाएंगी तो कहीं ना कहीं ये जाके यहाँ पे मिल जाएंगी। तो याद रख लें फिर इमेज कैसा बनेगा, दोबारा सुन लें, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा, फोकस से आगे, तब इमेज जो बनेगा वो इस मिरर के पीछे बनेगा और मैग्नीफाई होगा। तो ये देखें जी, नंबर 1 मैग्नीफाई होगा, और नंबर 2 इरेक्ट होगा, अपराइट होगा ना, जैसे ये एरो है वैसे ये एरो है। अच्छा, और उसके बाद कह लें जी विर्चुअल। विर्चुअल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फ्रंट पे तो नहीं बन रहा ना, मिरर के बिहाइंड बन रहा है, तो इसलिए विर्चुअल होगा। अब ये काम कहाँ पे हो रहा होता है, जब डियर स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि शेव कर रहा हो, तो खुद जब आप शेव करते हैं तब जब आप सामने मिरर रखते हैं तो वहाँ पे ये काम हो रहा होता है कि इमेज विर्चुअल और मैग्नीफाई, बड़ा साइज आपको नजर आता है ना, फिर आप आराम से शेव करते हैं। तो शेविंग मिरर में ये वाली सिचुएशन होती है कि आप जब शेविंग मिरर के सामने ऐसे ऐसे फेस करते हैं तो इसका मतलब वो फेस ऑटोमेटिकली पोल और फोकस के बीच में आ रहा होता है, तो इसीलिए आपको वो साइज नज़र बड़ा आता है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज के लेक्चर की डिस्कशन। मैंने हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताई है, समझाई है। तो इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।